जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि भारत में मुगलों का आगमन किस प्रकार हुआ, मुगल भारत में आए क्यों और उन्हें किनके द्वारा लाया गया था। ये पूरी कहानी हम लोग समझेंगे। कि भारत में मुगलों का आगमन किस प्रकार हुआ। तो भारत में मुगलों का आगमन से हम पहले समझते हैं कि भारत इसके पहले के इतिहास में जाते हैं। आज से लगभग 1200-1300 साल पहले अरब और तुर्क से एक मुसलमान ने आक्रमण किया था, जिसका नाम था एतुबुदौला। ध्यान दीजिएगा, उबैदुल्ला और एताउबुदैला, जिसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वह आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। उसके ठीक अगले साल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया था और वह सफल हुआ था। भारत में मुगलों का आगमन से भारत का मुस्लिम पीछे थोड़ा सा भारत में मुस्लिम आक्रमण दो भागों में हुआ था। एक अरब के मुसलमान ने किया था और एक तुर्की मुसलमान। अरब मुस्लिम आक्रमण में किया था मोहम्मद बिन कासिम। अरब मुस्लिम आक्रमण में किया था मोहम्मद बिन कासिम, और जो तुर्क मुसलमान आक्रमण था उसमें दो चरण में हुआ था। एक मोहम्मद गजनवी किया था और एक मोहम्मद गौरी, और उसके मोहम्मद गौरी से ही दिल्ली सल्तनत उत्पन्न हुआ, और दिल्ली सल्तनत में ही आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी, जिसके कारण सारी कहानी घटित हुई और उस प्रकार से बाबर को आमंत्रण भेजा गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण से। भारत में मुस्लिम आक्रमण दो भागों में हुआ, एक अरब मुस्लिम आक्रमण, एक तुर्क मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण में किया था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पर सफलपूर्वक आक्रमण किया था। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला राजा कौन था? तो एताउबुदौला था, जिसने सफल नहीं हो पाया था। आक्रमण तो किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। तो सफल आक्रमण भारत पर पहला मुस्लिम कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। जब वह भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के राजा जो सिंध के थे वह राजा दाहिर थे। और रावर की युद्ध हुआ था। रावर की युद्ध में राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था, और पराजित कर दिया था। जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण किया था तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था। मकसद क्या था? वह भारत पर ही क्यों आक्रमण किए थे? तो वहाँ इनको बहुत धन दौलत प्राप्त हुआ और यहाँ बहुत धन दौलत चुने थे, इस कारण से आक्रमण किए। और उनका सिर्फ यही मकसद था कि धन दौलत को लूट कर और चले जाना, और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जब वह रावर के जीत गया तो फिर उसके अगले साल 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान से उसको वहाँ बहुत सारे सोना प्राप्त हुआ। इतना सोना प्राप्त हुआ कि उन्होंने उस नगरी को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान पे 713 ईस्वी में आक्रमण किया तो वहाँ से उसे बहुत धन दौलत, बहुत सोना प्राप्त हुआ। वहाँ बहुत बड़ा सोने का भंडार मिला, जिससे उसे स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा, स्वर्ण नगरी। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही। और वह जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर लगाया था, और साथ ही साथ सिंध में ऊंट पालने और खजूर की खेती करने के लिए प्रेरित कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, और साथ ही साथ सिंध में ऊंट पालने और खजूर की खेती करने के लिए शुरुआत किया था। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और धन लूटा और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में धन लूटा और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। चचनामा ग्रंथ के अनुसार पता चलता है कि सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। ध्यान से समझिएगा, जो चचनामा ग्रंथ है उसके अनुसार पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम को सुलेमान के आदेश पर हत्या करवा दी गई थी। अब हम लोग चलते हैं दूसरा चरण में, यानी भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किया था वह दूसरा आक्रमण तुर्की मुस्लिम आक्रमण, जो तुर्क थे। ये तो अरब वाला पढ़े, अब हम लोग तुर्क के क्षेत्र में पढ़ते हैं, जो मोहम्मद गजनवी था।
अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चरण, यानी जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण में जो तुर्की आक्रमण किए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तुर्की आक्रमण में कौन कौन राजा था? तो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और उसी से दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद गजनी था जो सुबुकतीन का पुत्र था। सुबुकतीन कौन था? तो वह अफगान का गजनी का रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी था जो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और वह भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया था। भारत पे कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इन 27 सालों में 17 बार आक्रमण। 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश पे आक्रमण किया और वहाँ के राजा थे जयपाल। उस समय वहाँ की राजधानी वहीन थी। जब हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पराजित हो गए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। वह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। फिर पुनः इसने 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया और वहां से धन दौलत लूटा। मोहम्मद गजनवी का भी यही उद्देश्य आया था कि यहाँ से धन दौलत तोड़ना और साम्राज्य स्थापित नहीं करना, सिर्फ धन दौलत तोड़ना और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मूर्तियों को तोड़ देता था, मंदिरों को तोड़ देता था। जो 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, उन 17 आक्रमण में सबसे बड़ा आक्रमण था 1025 से 1026 के बीच जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर, उसने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां से बहुत सारा धन लूटा और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। फिर उसके बाद रेगिस्तान के सिंध के रेगिस्तान से लेकर वह धन दौलत लूट कर चला गया सिंध के रेगिस्तान से। इस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने भारत पर इस्लाम की नींव रख दी और इसका दूसरा चरण है मोहम्मद गौरी। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो तीसरा राजा था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साब था। ध्यान से समझिएगा, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साब यानी शिहाबुद्दीन था। वह 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक बना। और उसके अगले 2 साल बाद 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान एवं सिंध पर हमला किया और वह जीत भी गया। मुल्तान एवं सिंध पर हमला किया और वह जीत गया। फिर उसके 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पे हमला किया, लेकिन गुजरात के पाटन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक बना और उसके अगले 2 साल बाद मुल्तान एवं सिंध पर हमला कर दिया। 1175 ईस्वी में मुल्तान एवं सिंध पर हमला कर दिया और वहां उसकी विजय हो गई, यानी कि वह जीत गया। फिर उसके अगले 3 साल बाद 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन उसकी वहां पराजय हो गई, यानी वह हार गए। यह हार जो गुजरात में 1178 में उसने हार हुआ तो वह उसकी पहली हार थी। इस प्रकार से 1181 में लाहौर, पेशावर हमला करते गया और वह अपने साम्राज्य को बढ़ाते गया, साम्राज्य जीतते गए। फिर उसका पंजाब के भटिंडा जगह क्षेत्र पर उसका मुलाकात होता है पृथ्वीराज चौहान से और वहाँ उसके साथ विवाद हो जाता है। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान से विवाद हो जाता है और तराइन नामक जगह पे 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। उस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर उसके अगले साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन में दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति था जयचंद, उसके साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, यानी जयचंद के वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए तराइन का दूसरा युद्ध। और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य भारत में जीतते गए और बसाते गए। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहीं से भारत में मुस्लिमों का मुगलों का आगमन का रास्ता खुलता है। उसका कोई पुत्र नहीं था, ध्यान से समझिएगा, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसका एक गुलाम था जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी जब धन लूटकर जा रहा था तो भारत में जीते हुए क्षेत्र था वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने
गुलाम वंश का स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत के रूप में जाने जाने लगता है और गुलाम वंश का स्थापना करता है। मोहम्मद गौरी अपने जीत का अपना क्षेत्र लौट रहा था, तो उसका कोई पुत्र न होने के कारण वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और खिलजी वंश। तो जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के ही संबंधित है, जो इब्राहिम लोदी से युद्ध हो गया। तो इब्राहिम लोदी को मारने के लिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के कुछ संबंधित है, जो बाबर को आमंत्रण भेजे इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। वो आमंत्रण स्वीकार किया और बाबर ने जब भारत आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी से लड़ा, तो वह बाबर के पास तोपखाने थे। इस प्रकार से मुगल वंश का आगमन हुआ और बाबर और इब्राहिम लोदी जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर कैसे आया था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के कुछ संबंध थे, उसने बुलाया था, बाबर को आमंत्रण भेजा था। तो बाबर के पास तोपखाने थे, तोपखाने के वजह से अर्धचंद्राकार विधि का उपयोग करके बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजय कर दिया और एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध के दौरान ही मारा गया था, वह था इब्राहिम लोदी। वह युद्ध के दौरान ही मारा गया। इस प्रकार से भारत में मुगलों का आगमन हुआ और